देखिए, आज का आपका जो विषय है यह है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से संबंधित प्रश्न आपको देखना है और इसमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारतीय मानसून की उत्पत्ति की संकल्पनाएं, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में अभिनव मत, इन सब चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे और इसमें 2 लेक्चर में ये चीज़ पूरी हो पाएगी। तो यहाँ पर एक शब्द यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं। जलवायु लिखा गया, एक शब्द जलवायु का है और दूसरा शब्द मौसम का है। दोनों में अंतर शब्द है जो कि जूनियर स्तर पर ही इस अंतर को स्पष्ट कर दिया जाता है। मौसम जो होता है दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां होती हैं, तापमान की, एयर प्रेशर की, ह्यूमिडिटी की, उसको अंकित किया जाता है। जब लंबे समय तक की बात की जाएगी, तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता, तो जलवायु बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी स्थान पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान की भूमिका होगी, वर्षा होगी, वायुदाब, पवनों की गति और दिशा, कटिबंध, हिमालय की स्थिति। इतनी चीजें हमेशा दिमाग में आप रखेंगे कि किसी भी स्थान के जलवायु में, मुख्य रूप से भारत, यहाँ हिमालय लिखा गया है, तो हिमालय की स्थिति महत्वपूर्ण है। अब यहाँ तापमान आप देखते हैं तो तापमान अपने आप में ही एक चैप्टर है और इस पर आपको कटिबंध बताया जाता है। तापमान के आधार पर ही कटिबंध बताया जाता है, जिसमें उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध की चर्चा की जाए। फिर आगे वर्षा है। वर्षा में भी आपको कई प्रकार बताए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें मानसूनी वर्षा है, जिसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। इसके बाद फिर इसमें चक्रवाती वर्षा भी है। मानसूनी वर्षा या पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, संवहनी वर्षा, 3 तरह की वर्षा मिलती है और 3 तरह का चित्र इसमें बना करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। वायुदाब एयर प्रेशर है, प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु की पड़ने वाली जो दबाव है वायु का, उसे वायुदाब कहते हैं। वायुदाब सागर तल पर सर्वाधिक होता है, इस चीज को आप जानते हैं। वायुदाब की भी 4 पेटियां हैं: भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब। पवनों की दिशा, पवनों की गति और दिशा ला आप फेरल पढ़ते हैं, फेरल का नियम इसमें आप जानते हैं। और इसके बाद फिर कटिबंध हमने चर्चा कर दिया। हिमालय आपके भारत के जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज छूट गया था, जिसमें पवन है। तो पवनें 2 प्रकार की होंगी। एक अस्थायी पवन होती है, परमानेंट विंड्स जिसे कहते हैं, दूसरी लोकल विंड्स। जो पृथ्वी पर परमानेंट विंड्स हैं उसमें 3 पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें, जिसको ट्रेड विंड्स, पछुआ पवनें वेस्टर्न विंड्स, पोलर विंड्स तीसरा। लोकल पवनें तमाम हैं। अनेक देशों के संबंध में हमको लोकल पवनों का अध्ययन करना है, जिसमें मानसून है, लू है, ब्लिजार्ड है, हरमट्टान है, सिराको है, बोरा है। इस तरह से तमाम पवनें, इटली में जिसे रक्तवृष्टि कहते हैं, सिराको, तो इस तरह से हरमट्टान सहारा के मरुस्थल में चलती है। तो ये लोकल पवनें भी किसी भी स्थान की जलवायु को बदल देंगी। ठंडे स्थान से आने वाली पवनें क्षेत्र के तापमान को ठंडा कर देंगी, गर्म स्थान से आने वाली पवनें किसी भी स्थान के तापमान को बढ़ा देंगी। अब यहाँ एक बातें हम लेते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में जैसे सबसे पहले लिखा गया है अक्षांश। अब अक्षांश एक स्वतः एक चैप्टर है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कल्पित रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर हैं, समानांतर हैं,
जिनके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर बनी है, उसे अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो दोनों ध्रुवों पर जाकर के मात्र बिंदु के रूप में ही रह जाती हैं। तो उत्तर, अब इस पृथ्वी पर जैसे जैसे हम अक्षांश से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे, जलवायु में परिवर्तन होगा, गर्मी की मात्रा में कमी होगी, तापमान में कमी होगी, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं तिरछी होती चली जाएगी। इसके बाद फिर हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की लोकेशन, हिमालय का विस्तृत अध्ययन आपको कराया गया है। हिमालय के चारों विभागों का अध्ययन कराया गया है। उत्तर से दक्षिण का विभाजन, पूर्व से पश्चिम का विभाजन, चारों विभाजन आपके हैं। हिमालय दो तरह से कार्य कर रहा है। एक, उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियाई कोनों को भारत में रोकता है, और दूसरा इसका कार्य है मानसून की उत्पत्ति, अर्थात वर्षा कराने में भी सहायक है, और उत्तर से आने वाली ठंडी पवनों को भी रोकने में हिमालय एक महान योगदान कायम करता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट यहाँ लिखा गया है, जल एवं स्थल का वितरण। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो जल से घिरे होते हैं, बहुत ऐसे स्थान होते हैं जो स्थल से घिरे होते हैं। तो उसकी जो स्थिति होती है जल और स्थल की, वह किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है। जो स्थान दूर दूर तक स्थल अवरुद्ध है, वहाँ गर्मी भी अधिक होगी, ठंडी भी अधिक होगी। जैसे दिल्ली का तापमान, गर्मी में भीषण गर्मी, ठंडी में भीषण ठंडी। लेकिन जो समुद्र तटीय हैं स्थान, जैसे गोवा, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, मदुरई, चेन्नई, भुवनेश्वर, ये जो कोस्टल रीजन भारत के हैं, यहाँ पर समुद्र तट का प्रभाव है, जल का प्रभाव है। यहाँ बंबई, यहाँ न तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी न तो ज्यादा ठंडी पड़ेगी, अर्थात जलवायु समशीतोष्ण हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो समुद्र तल, ये जल और स्थल का वितरण है, वही व्याख्या समुद्र तट से दूरी की। समुद्र तट से दूरी की भी वही व्याख्या हम कर देते हैं, और जैसे जैसे समुद्र तट से दूर होते हैं वैसे वैसे समकालीन प्रभाव जो सागर का होता है वो कम होता जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात आप पढ़े हैं। तो मंडल में आपने देखा है सामान्य ताप ह्रास दर होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाने लगते हैं, लेकिन ये कम होने की दर हर मंडल में अलग अलग है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, सबकी अलग अलग विशेषता है। सब में अलग अलग गतिविधियां होती हैं तापमान की कम होने की। लेकिन सामान्य रूप से पृथ्वी पर ऊपर पर जाने पर तापमान में कमी होती है। अगला लिखा गया है स्थलाकृति। कोई स्थलाकृति किस तरह की है? हिम क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है, मैदान क्षेत्र है, बलुई मिट्टी क्षेत्र है, किस तरह का क्षेत्र है? हर मैदान की, हर क्षेत्र की, हर मिट्टी की अपनी अलग विशेषता है, अलग ऊर्जा खींचने की क्षमता होती है, तो उससे भी तापमान प्रभावित होता है। इसके बाद मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं, मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऐसी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती हैं, उन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। तो इस तरह से मानसून का विस्तृत अध्ययन इस चैप्टर में आपको करना है। भारत के संदर्भ में दोनों मानसूनों को आपको पढ़ना है, दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या शीतकालीन मानसून। इसके बाद प्रभावित करने वाले कारकों में ऊपरी वायु संचरण। ऊपरी वायु संचरण के संबंध में यहाँ 2 जेट धाराओं का उल्लेख किया गया है। एक पश्चिमी जेट वायु धारा है और दूसरी पूर्वी जेट वायु धारा है। जेट पवनों की खोज की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय। जेट स्ट्रीम की खोज की गई थी अमेरिका के द्वारा, बम वर्षक विमानों के द्वारा खोज की गई थी, जो उसके विमानों को आने से रोक रहे थे। तो उसके शोध के परिणाम स्वरूप उसको यहाँ मानसून में भी और जलवायु में भी फिट किया गया भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पर पश्चिम जेट वायु धारा है और पूर्वी जेट वायु धारा। पश्चिम जेट वायु धारा शीतकाल में चलती है। 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक शाखा हिमालय के उत्तर चली जाती है और एक शाखा हिमालय के दक्षिण चली जाती है। जो शाखा हिमालय के दक्षिण चली जाती है
उसका क्षेत्र 20 अंश से 35 अंश उत्तर अक्षांश के बीच नागपुर रायपुर अक्षांश के रूप में होता है। और यही धारा, ये जेट जो होता है भारत में शीतकालीन विक्षोभ के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जो पश्चिमी जेट वायु धारा है जो शीतकाल में चलता है वो शीत विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। और इसका संबंध जो शीतकालीन विक्षोभ है इसका संबंध भूमध्य सागर से है। ठंडी के ऋतु में होने वाली जितनी भी वर्षाएं होती हैं उसका संबंध पश्चिमी विक्षोभ से ही होता है। तो इस तरह से पश्चिमी जेट वायु धारा का जो संबंध है वो शीतकाल में है और शीतकालीन विक्षोभ से। अब आप ये जानेंगे थर्मल जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, वो ये सिद्ध करता है कि टेम्परेचर जो होता है हाई प्रेशर, जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां से पौने चलती है लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो की तरफ पौने चलती है। तापमान अधिक होगा तो लो प्रेशर होगा, तापमान अधिक है तो प्रेशर लो है, तापमान कम है तो प्रेशर हाई है। तो इसी नाते आप देखते हैं कि ठंडी के ऋतुओं में मनुष्य के शरीर का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गर्मी में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। और जितनी भी ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं या ब्लड प्रेशर संबंधी रोग या जितने भी ब्रेन हैमरेज होते हैं वे शीतकाल में ही होते हैं अधिकांशतः। इसके बाद फिर पूर्वी जेट वायु धाराएं हल की गई। पूर्वी जेट धारा का संबंध ग्रीष्मकाल से है और इसी स्थान पर ये चलने लगती है और इसके चलने से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायता करती है। मानसून का आगमन इस नाते हो जाता है दक्षिण पश्चिम में कि इसके आने के कारण उत्तरी भारत के क्षेत्रों में लो प्रेशर हो जाता है और लो प्रेशर के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर में हाई प्रेशर की स्थिति बन जाती है, जिससे मानसूनी गतिविधियां हिंद महासागर से उत्तरी भारत की ओर चलने लगती हैं और ये ग्रीष्मकालीन मानसून बन जाता है। तो इस तरह से ऊपरी वायु संचरण में पश्चिमी जेट वायु धारा और पूर्वी जेट वायु धारा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 9वां पॉइंट यहाँ लिखा गया है पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ। तो अभी आपने देखा था कि ये जो पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ है, जब चक्रवाती विक्षोभ और पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ की बात की जाती है तो उसका संबंध भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभ से है, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवाती वर्षा से है। इस तरह की वर्षा भारत में शीतकाल में होगी और इस तरह की वर्षा को ही उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह की जो वर्षा होगी वो तमिलनाडु के क्षेत्र में व्यापक वर्षा होती है। तो जाड़े की सर्वाधिक वर्षा आप जानते हैं कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु के तट पर होती है। और अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने देखा था कि जो पूर्वी जेट वायु है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में सहायक है और जो पश्चिम जेट वायु धारा है वो शीतकालीन मानसून के लिए उत्तरदायी है। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवाती विक्षोभ जो पैदा होंगे, ये चक्रवाती विक्षोभ की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में भी होती है और हिंद महासागर में भी होती है। तो इस तरह से फिर अगला एक पॉइंट है जो मानसून की गतिविधियों में प्रभावित करता है, अक्सर चर्चा में रहता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसका नाम एल नीनो है या एल नीना है और लानिनो है या लानिना है। एल नीनो और दूसरा है लानिनो। एल नीनो और लानिनो दो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। अब आप इस चीज को जानते हैं कि जब ये आपका जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के इस प्रशांत महासागर के पश्चिम में पेरू तट के समानांतर पेरू की धारा चलती है। लेकिन अब आप इस चीज को भी जान रहे हैं कि एल नीनो जो है पेरू के पश्चिम तट पर 180 किलोमीटर की दूरी पर तट से चलने वाली धारा है। इसे विपरीत धारा कहते हैं। ये उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है और गर्म धारा है। ये करती क्या है, जिस वर्ष ये चलती है, हर वर्ष चलती नहीं थी, तीसरे चौथे वर्ष चलती है और जिस वर्ष चलेगी उस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून जो होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात जिस वर्ष ये एल नीनो सक्रिय होता है उस समय भारतीय मानसून निष्क्रिय होता है। इसको आप इस तरह जानिए।
जिस समय एल नीनो सक्रिय होगा उस समय भारतीय मानसून निष्क्रिय होगा। उसका कारण यह होगा कि यहाँ पर जो बन जाएगा लो प्रेशर बन जाएगा और पूरे एशिया की जो गतिविधियां होंगी, क्योंकि एशिया भी इधर से है, इधर एशिया निकट है, इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारी मानसूनी गतिविधियां जो इधर जानी चाहिए थी वो इधर उल्टा हो लेती हैं लो प्रेशर की तरफ, और इस तरह से दक्षिणी एशिया में सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात ग्रीष्मकालीन मानसून निष्क्रिय हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया है एल नीनो, ला नीनो के विपरीत की स्थिति ला नीनो है। जब एल नीनो के स्थान पे ला नीनो चलती है तो इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, अर्थात उस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ये ठंडी धारा हो जाती है और हाई प्रेशर ले लेती है। जब हाई प्रेशर ले लेगी तो हाई प्रेशर से एशिया के जिन क्षेत्रों में लो प्रेशर होगा वहां मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो जाएंगी, जिससे उन क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होगी। तो इस तरह से ये एल नीनो गर्म धारा हो गई, ला नीनो शीतल धारा हो गई, लोकेशन कहाँ हो गई, प्रशांत महासागर में हो गई, पेरू तट के समानांतर वाली धारा पर हो गई। तो इसके बाद फिर अगला शब्द जो आपका है वो दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन शब्द, दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी दोलन का मतलब यह है कि प्रशांत महासागर में होने वाली जो जलवायु गतिविधियां हैं, वायविक गतिविधियां हैं, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के लिए जिम्मेदार होती हैं, उन सबके कारण भारतीय मानसून प्रभावित होता है। उसी को हम दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा गया है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब प्रणाली एवं निम्न वायुदाब प्रणाली में स्थानिक व कालिक परिवर्तन, स्थान और समय के संदर्भ में ये एल नीनो, ला नीनो, जेट धाराएं, ये सब परिस्थितियां जो प्रभावित हो रही हैं, प्रभावित कर रही हैं प्रशांत महासागर को, और प्रशांत महासागर जलवायु गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है, उसी को दक्षिणी दोलन के नाम से हम जानते हैं। अब हम आगे, ये तो अभी तक तो हम ये देखे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद अब हम इस चीज को बताने जा रहे हैं और इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय मानसून की प्रकृति क्या है, भारतीय मानसून का नेचर क्या है। मानसून ऐसा शब्द है, गांव से लेकर के संसद तक और शहर से लेकर के गांव तक हर जगह इसकी चर्चा होती है। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर के उच्च स्तर तक की कक्षाओं में मानसून शब्द सुना जाता है और समझा भले न जाता हो, लेकिन कहा जरूर जाता है। चाहे साक्षर व्यक्ति हो, चाहे निरक्षर व्यक्ति हो, सब प्रयोग करते हैं मानसून शब्द। अब यहाँ देखिए, मानसून, इसमें 4 पॉइंट आता है। मानसून की उत्पत्ति है, मानसूनी वर्षा का वितरण है, मानसून में विक्षेद है और मानसून का निवर्तन है। 4 शब्द को आप समझ लेंगे तो इसमें, जैसे मानसून की उत्पत्ति, जब मानसून की उत्पत्ति आप पढ़ते हैं तो मानसून की उत्पत्ति के अंतर्गत मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं। अब सिद्धांत में भी आप आगे देखेंगे वही संकल्पनाएं भी इसकी थियरी हैं। और इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मानसून का जो वितरण है उसको आप देखेंगे, कहाँ पे कितनी वर्षा होती है, केरल तट पे मानसून कब पहुंचता है, तो फिर मध्य भारत में कब पहुंचता है, मासिद्राम में कब पहुंचता है, आपके उत्तर प्रदेश में मानसून कब पहुंचता है, दिल्ली में मानसून कब पहुंचता है, और वर्षा की मात्रा घटती बढ़ती है, कहाँ पे कितनी घटती बढ़ती है। इन चीजों का जब हम अध्ययन विषय वस्तु में अपने शामिल करते हैं तो उसे मानसूनी वर्षा का वितरण। इसके बाद में लिखा गया है मानसून में विच्छेद। विच्छेद का मतलब यह है कि मानसून एक निश्चित समय पर सक्रिय रहता है, थोड़े समय के लिए उसमें अंतराल आ जाता है, 10-5 दिन 15 दिन, फिर मानसून सक्रिय हो जाता है। तो बीच बीच में जो उसमें खंडन की प्रक्रिया होती है उसे विच्छेद के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मानसून विच्छेद होता है, फिर मानसून लौटता है, वापस लौटता है।
सितंबर लास्ट और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उत्तर भारत से मानसून की विदाई होती है और मानसून वापस जाता है। मानसून का निवर्तन शब्द का मतलब यह है वर्तमान में मानसूनी गतिविधियों में निरंतर खोज हो रही है और नई नई खोजें सामने आ रही हैं। उन नई नई खोजों के परिणाम स्वरूप पहले सबसे पुरानी जैसी संकल्पना थर्मल कंसेप्ट था। थर्मल कंसेप्ट या तापीय संकल्पना भारत में जलवायु की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है और इसी सिद्धांत से इसकी व्याख्या कर दी जाती थी। लेकिन नवीन संकल्पनाओं के आने से, नवीन शोधों के आने से तमाम ऐसे चीजें निकल करके सामने आई जिससे ये सिद्ध किया गया कि भारत के मानसून पर हिंद महासागर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, हिमालय पर्वत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तिब्बत के पठार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जेट स्ट्रीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से नई नई चीजें यहाँ पे जुड़ती जा रही हैं। अब आप यहाँ देखेंगे मानसून उत्पत्ति की संकल्पना के संदर्भ में थर्मल कंसेप्ट है, डायनेमिक कंसेप्ट है और जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम तो एक अलग चैप्टर ही है, लेकिन इसको केवल मानसून से जोड़ते हुए आज इसका अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ थर्मल कंसेप्ट जो है, तो थर्मल कंसेप्ट यही बताता है कि जैसे तापीय संकल्पना के अंतर्गत उत्तर भारत ग्रीष्मकाल में उत्तर पश्चिम भारत बहुत तेजी से तपने लगता है और तपने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। जबकि उसी समय हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में शीतकाल होने के नाते यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो मानसूनी गतिविधियां जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ले लेती हैं, इस तरह से उनकी दिशा हो जाती है और यही कंसेप्ट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की जन्म का कारण है। इसके विपरीत ठंडी के महीने में क्या होता है? ठंडी के महीने में इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है। यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो मानसूनी गतिविधियां स्थल से सागर की ओर सक्रिय हो जाती हैं। ये उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है। इधर का ग्रीष्मकालीन मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और शीतकालीन मानसून उत्तर पूर्वी मानसून हो जाता है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पे लो प्रेशर होता है, शीतकाल में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ग्रीष्मकाल में लो प्रेशर होने के नाते सागर से स्थल की ओर पौने चढ़ती है, शीतकाल में हाई प्रेशर होने के नाते पौने स्थल से सागर की ओर चढ़ती है। तो यही संकल्पना जो है थर्मल कंसेप्ट है या तापीय संकल्पना है। और तापीय संकल्पना के बाद दूसरी संकल्पना आपके सामने लिखी गई है जिसका नाम है डायनेमिक कंसेप्ट या गतिक संकल्पना। गतिक संकल्पना को जब आप पढ़ते हैं मानसून की उत्पत्ति से संबंधित, तो गतिक वायुदाब एवं हवा की पेटियों का खिसकाव। गतिक है का उसका मतलब गति से है और किसमें गति से है? पेटियों में खिसकाव से है। तो किस पेटियों में खिसकाव से है? वायुदाब की पेटियों में खिसकाव से। भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक कोणों के मिलने से अभिसरण की उत्पत्ति होती है। ये भूमध्य रेखा है, व्यापारिक कोणें यहाँ चल रही हैं। ये 0 से 5 अंश तक का जो क्षेत्र होता है इसे डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं या शांत क्षेत्र कहते हैं। तो जब दोनों कोणें मिलेंगी यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक कोणें और शांत क्षेत्र में जब कोणें मिलती हैं तो इसका एक नाम होता है जिसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। इसका नाम है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ। अब इस ITCZ का विस्तार जब 30 अंश उत्तर में होता है, ग्रीष्मकाल में स्थापित हो जाता है, तो इसे NITC कहते हैं। और जब सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में NTC हट करके SITC हो जाता है, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, SITC हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो ग्रीष्मकालीन की मानसून की गतिविधियां हैं उनके लिए NITC जिम्मेदार हो जाता है और NITC 30 अंश उत्तर ग्रीष्मकाल में स्थापित होकर के लो प्रेशर बन जाता है और लो प्रेशर के नाते जितनी भी मानसूनी गतिविधियां होती हैं वो मानसून सब सक्रिय हो जाती हैं उसी क्षेत्र पे आ जाती है। तो इस तरह से आपने इसमें 3 शब्दों को देखा, एक ITCZ, दूसरा NITC और तीसरा SITC। इसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मानसून की उत्पत्ति के नवीनतम तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं।
नवीनतम तथ्यों में क्या है? पहला तथ्य है एशिया के बृहद स्थलीय भाग तथा हिंद महासागर के जलीय भाग के उष्मन एवं शीतलन में विभिन्नता। ये बात जो है ये थर्मल कंसेप्ट से ही स्पष्ट हो रही है। जो तापीय संकल्पना है उस तापीय संकल्पना से ही इस चीज को आप समझ सकते हैं। यह चीज जो भी आपको यहाँ पे मानसून की उत्पत्ति का थर्मल कंसेप्ट बताया गया, तापीय संकल्पना बताई गई, उससे यह चीज स्पष्ट हो जाती है कि हिंद महासागर में उष्मन और शीतलन भी मुख्य रूप से मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरा शब्द यहाँ लिखा गया है परिध्रुवीय भंवर, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। जेट स्ट्रीम के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। हिमालय तथा तिब्बत पठार का अवरोध या उच्च तलीय उष्मा के स्रोत के रूप में हिमालय की महिमा के बारे में आपको बताया गया है। इसकी और व्याख्या की जाएगी। यहाँ मुख्य रूप से दो चीजों पर बात की जाएगी, एक परिध्रुवीय भंवर है और एक जेट स्ट्रीम संचरण है। एल नीनो दक्षिणी दोलन परिघटना, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। दक्षिणी दोलन का मतलब है कि प्रशांत महासागर में जो भी एलिनो लालिनो के परिणाम स्वरूप घटनाएं गतिविधियां हो रही हैं वो दक्षिणी दोलन है। और एलिनो और लालिनो की चर्चा हमने वहां कर दिया है। हिमालय के बारे में आपको वहां पे शुरुआत में ही बताया जा चुका है। तिब्बत का पठार है वो, इस नाते उष्मा ज्यादा ही लेता है, एक भट्टी की तरह कार्य करता है उत्तर भारत के लिए, और उस भट्टी के नाते भारतीय मानसूनी गतिविधियां उत्तर भारत की ओर सक्रिय होने लगती हैं। और यहाँ पर जो परिध्रुवीय भंवर है, परिध्रुवीय भंवर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में ठंडी होकर भारी वायु आर्कटिक क्षेत्र में बैठती है, जिससे धरातल पर उच्च वायुदाब स्थापित हो जाता है। शीतकाल की बात लिख रहे हैं। शीतकाल में उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होकर भारी वायु आर्कटिक क्षेत्र में, मतलब ध्रुव में जाकर के नीचे बैठती है, तो वहां पे उत्तर भारत में उच्च वायुदाब क्षेत्र जो स्थापित हो जाता है, जिसके कारण से उत्तरी पूर्वी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं उच्च वायुदाब के कारण से। अब यहाँ पर आगे देखिए जेट स्ट्रीम। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, जेट स्ट्रीम क्या है? पहला क्वेश्चन ये, जेट स्ट्रीम क्या है? उसमें धारा भी लिखा रहेगा। स्ट्रीम लिखा है तो आप सोचेंगे कि समुद्री धारा है, तो अक्सर धारा, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तब आप नहीं गलत करेंगे। जेट स्ट्रीम जो है वो वायु है। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में चलने वाली तीव्र गति की पवन है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है और 2 से 3 किलोमीटर ये मोटी होती है। गति इसकी 150 से 200 किलोमीटर है, लेकिन सेंटर में इसकी जो गति है वो 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटा है सेंटर में। यह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में चलती है, मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में चलती है। और 4 जेट वायु हैं, ध्रुवीय जेट वायु, ध्रुवीय वाताग्र जेट या ध्रुवीय वाताग्री जेट, तीसरा है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट, और चौथा है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। 4 फिर से नाम देखिए, क्योंकि थोड़ा सा तिरछे लिख दिया गया है, हो सकता है आप न पढ़ पा रहे हो। ध्रुवीय जेट वायु, ध्रुवीय वाताग्री जेट, उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। तो जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट है ये चलती है 8 से 35 अंश उत्तर में, और यही जो जेट है पवन, इसी से मानसून की उत्पत्ति, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति के लिए यही जेट जिम्मेदार है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। उपोष्णकटिबंधीय जो है इसका विस्तार 20 से 35 अंश उत्तर में है। ये पश्चिमी विक्षोभ, जहां भी पश्चिमी विक्षोभ से संबंध हो जाएगा उसका संबंध अधिकतर शीतकाल में होता है, तो इसका संबंध शीतकाल हो जाएगा। तो यही 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी पूछा जा सकता है कि उत्तर ग्रीष्मकालीन मानसून का संबंध किस जेट से है, तो इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, और शीतकालीन का संबंध उपोष्ण से हो जाएगा। तो इस तरह से अभी जो ये आपका प्रश्न है, अभी जो आपका ये चैप्टर है, ये अभी विश्राम नहीं ले पाएगा,
क्योंकि इसकी तमाम बातें हैं, तमाम तरह की पौधे हैं, तमाम तरह की वर्षा है, काल वैसाखी है, अमर वर्षा है। तो इस तरह से तमाम प्रश्न आपको इसमें अभी बाकी हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं मौखिक रूप से। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है? यह एक कथन है मार्शडेल का। मार्शडेल शब्द मार्शडेल का एक कथन है कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर आप जानते हैं, मासिनराम है, मेघालय में गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी है, उसमें ये जो मासिनराम है उसकी स्थिति कीपाकार हो जाती है। इस तरह से ये मासिनराम हो जाता है। ये सब पहाड़ियां हैं और जब मानसून इसमें जाकर फंस जाता है तो इस नाते यहाँ भारी वर्षा होती है। इसके बाद भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसका उत्तर लेह हो जाता है। जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ऊपरी अधोमंडल में तीव्रगामी वायुधारा का नाम क्या है? जेट पवन अभी आपको बताया गया है। भारत में जनवरी मास में वायु जेट स्ट्रीम की स्थिति क्या होती है? हिमालय के दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूर्व दिशा में। जेट प्रवाह की कौन सी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है? पश्चिमी शाखा। भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भाग में। भारत में कौन से भाग में लौटती हुई मानसून द्वारा शीतकाल में वर्षा होती है? पूर्व मंडल तक, तमिलनाडु। प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करता है? बंगाल की खाड़ी से। कोपेनहेगन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी नाते हमने कहा कि इसका विवरण अभी बाकी है। जो मुख्य प्रश्न है, आपको कोपेनहेगन का जलवायु विवरण पढ़ना है, युआर्था का जलवायु विवरण पढ़ना है। कोपेनहेगन की भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? इसका उत्तर तापमान और वर्षा है। भारत देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? इसका उत्तर हिमालय है। किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? शीतकाल में। शीतकाल में हर जगह शीत ऋतु रहती रही है, इस नाते तापांतर कहीं बहुत ज्यादा रहेगा, कहीं बहुत कम रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको बताए गए। 4-5 प्रश्न और देख लीजिए। दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल होता है। पहाड़ी भागों में सर्वाधिक गर्म महीना जुलाई होता है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार होता है। वर्षा ऋतु में किस काल में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्र रहता है? प्रातः काल में। देश के पश्चिमोत्तर भाग में कौन सा मानसून पहले पहुंचता है? अरब सागर का मानसून। कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का क्या कारण है? हमने आपको बताया, गारो खासो जयंतिया की कीपाकार आकृति है। भारत के किस भाग में वर्षा शीत ऋतु में नहीं होती है? इसका उत्तर जम्मू कश्मीर है और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक भागों में। मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है, मतलब ज्यादा घट बढ़ नहीं रहता, वहां मानसून की वर्षा होनी ही होनी है। उत्तर पूर्वी भारत, 7 बहनों का प्रदेश। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। तो इस तरह से आज के लिए आप इतना ही देखेंगे, इसके बाद फिर आप कल देखेंगे और मानसून तब खत्म होगा। धन्यवाद।